Morning everyone, myself Muskan. I am a student of BSc Chemistry Honors third year. My roll number is 54. Today I am going to make a presentation video of topic energy production in living organisms. अब हम देखेंगे एनर्जी प्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमें डिफरेंट डेली एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। डेली एक्टिविटीज़ जैसे कि एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों के लिए मूवमेंट हो गया, इनके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जो हमें एनर्जी जो है वो मिलती है प्लांट से इन द फॉर्म ऑफ फूड, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट होते हैं और जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। तो हमें एनर्जी जो है उन्हीं से मिलती है, प्लांट से, इन द फॉर्म ऑफ फूड। अब जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो उनमें स्लो स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मोलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के लिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स। अब जो एनर्जी स्टोर होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब जो हमारे डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, लिपिड एट्सेट्रा। लेकिन जो मेन सबस्ट्रेट होता है या फिर फेवरेट सबस्ट्रेट होता है एनर्जी प्रोडक्शन का, वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज फेवरेट सबस्ट्रेट क्यों है? क्योंकि जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो इनिशियली ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होते हैं। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड होता है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, वो फर्दर लास्ट में कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है। जो पायरुवेट है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है और उसके हमें लास्ट में प्रोडक्ट में 2 मोल्स मिलते हैं पायरुवेट के। पायरुवेट को कीटो एसिड भी बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CO सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OOH। इसको कीटो एसिड भी बोला जाता है। तो ऐसे करके ग्लूकोज जो कन्वर्ट होता है पायरुवेट या पायरुविक एसिड में, वो 10 स्टेप्स चलती हैं, जिसको हम अभी आगे देखेंगे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू। अब हम इसमें देखेंगे कि जो रेस्पिरेटरी पाथवे होता है उसमें 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन। रेस्पिरेटरी पाथवे को एम्फीबोलिक पाथवे भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो गई, कैटाबॉलिज्म भी और एनाबॉलिज्म भी, ब्रेकडाउन भी हो गया और फॉर्मेशन भी हो गई, इसलिए उसको एम्फीबोलिक पाथवे बोला जाता है। ठीक है। अब हमारी एनर्जी प्रोडक्शन की फर्स्ट स्टेप होती है वो ग्लाइकोलिसिस होती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, ओकर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। सेकेंड स्टेप जो होती है एनर्जी प्रोडक्शन की वो होती है क्रेब्स साइकिल जिसको बोलते हैं, या फिर डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन या फिर क्रेब्स साइकिल जिसको बोलते हैं, वो ओकर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। जो थर्ड स्टेप होती है वो होती है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, जिसमें कि 2 टाइप्स चलती हैं, 2 प्रोसेस चलती हैं। एक होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और एक होती है केमियोस्मोसिस। उसमें ये दोनों प्रोसेस चलती हैं, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में ओकर होती हैं। अब हम देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को देखेंगे हम उसको, उसमें EMP ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को EMP पाथवे भी बोला जाता है। EMP पाथवे साइंटिस्ट के नेम पे इसका ये रखा गया था। EMP की फुल फॉर्म है एम्बडन मेयरहोफ पार्नेस, ये साइंटिस्ट के नाम है। तो EMP पाथवे बोला जाता है ग्लाइकोलिसिस को एम्बडन मेयरहोफ पार्नेस पाथवे। इसमें जो है ये प्रोसेस चलती है, एनारोबिक होती है, वेदर ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंस है या नहीं है। इसमें 3 प्रोसेसेस होती हैं ग्लाइकोलिसिस में, जो कि उसमें 10 स्टेप्स होती हैं, उसके थ्रू चलती है और ये एनहेंस होती है इन डिफरेंट एंजाइम, कोएंजाइम और कोफैक्टर की हेल्प से। जितने भी स्टेप होते हैं इसमें कन्वर्जन होते हैं, उसमें एंजाइम्स, कोएंजाइम्स और कोफैक्टर की हेल्प से वो होते हैं। ठीक है, इसमें 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। वो होती है फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, एक होता है फिर उसमें स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज और एक होता है ऑक्सीडेशन। ये 3 प्रोसेसेस चलती हैं और 10 स्टेप्स होती हैं फर्दर। तो ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड होता है, सबसे पहले वो कन्वर्ट होएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूकोकाइनेज और कोफैक्टर मैग्नीशियम, और एक ATP जो है यहाँ पे वो यूटिलाइज होता है। ठीक है, फिर फर्दर जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ऐसे ही फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो कन्वर्ट होएगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फ्रक्टोज
जब 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में, तो यहाँ पे भी एक एटीपी जो होता है वो यूटिलाइज होता है। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है वो स्प्लिट होता है 2 प्रोडक्ट में। यहाँ पे हमें 2 प्रोडक्ट इसमें मिलते हैं। तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है, उसमें हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, इसके 2 उसमें फॉर्म में कन्वर्ट होता है एल्डोलेज एंजाइम की हेल्प से। एक हमें मिलता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जिसका हमें 1 मोल मिलता है। दूसरा कन्वर्ट होता है ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का हमें यहाँ से 1 मोल मिलता है और 1 मोल मिलता है हमें उसका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट होता है इसके बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप होता है और यहाँ से हमें ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के जो है वो 2 मोल मिलते हैं। फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो होता है वो फर्दर कन्वर्ट होता है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में और यहाँ पे 2 एटीपी जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। एडीपी प्लस में पीआई जो कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, ये दोनों मिलके एटीपी जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है फर्दर 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। 2-फॉस्फोग्लिसरेट फर्दर कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में और यहाँ पे ये जो स्टेप होता है ये वाटर प्रोडक्शन स्टेप होता है। यहाँ से जो वाटर है वो रिलीज होता है इस स्टेप में और यहाँ पे इनोलेज एंजाइम की हेल्प से ये कन्वर्जन होता है और यहाँ पे कोफैक्टर जो होता है वो मैग्नीशियम होता है। ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से कन्वर्ट होता है ये 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होएगा और फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो होता है वो फर्दर लास्ट स्टेप है वो कन्वर्ट होएगा फिर पायरुवेट में या फिर पायरुविक एसिड में और यहाँ पे भी जो 2 एडीपी प्लस में पीआई जो कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो मिलके 2 एटीपी जो है एनर्जी सिंथेसाइज करते हैं। यहाँ पे कोफैक्टर जो होता है वो मैग्नीशियम और प्लस में वो वाला होता है मैग्नीशियम प्लस में पोटेशियम कोफैक्टर एज ए यूज़ होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस करके हमें ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड था वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है और पायरुविक एसिड के हमें यहाँ पे जो है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू हमें 2 मोल्स मिलते हैं। ठीक है, लास्ट में तो ये कन्वर्जन था। इसके मतलब कुछ स्टेप्स देखे थे हमने, 3 प्रोसेसेस थी, इसके ये 10 स्टेप्स थे। इसमें एक वाटर प्रोडक्शन स्टेप भी होता है। ठीक है, जब 2-फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो वो वाली स्टेप वाटर प्रोडक्शन स्टेप हो जाएगी। ठीक है, इसमें एनर्जी जो है वो यूटिलाइज भी हुई है, सिंथेसाइज भी हुई है कुछ स्टेप्स में। एक तो फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड तो वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, तो वहाँ पे एक एटीपी जो एनर्जी होती है वो यूटिलाइज होती है। एक जो थर्ड स्टेप था जहाँ पे फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता था फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में, वहाँ पे भी हमें एक एटीपी एनर्जी जो होती है वो यूटिलाइज हुई थी। एक फिर 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट से जब हमें 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ था तो उसमें हमें 2 एटीपी जो थे वो सिंथेसाइज हुए थे, सिंथेसाइज ठीक एनर्जी सिंथेसाइज हुई थी। और एक जो ये वाटर प्रोडक्शन स्टेप से जो नेक्स्ट स्टेप था कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो लास्ट स्टेप है उससे जब कन्वर्ट होता है पायरुवेट में तो वहाँ पे क्या होता है 2 एडीपी प्लस में पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो मिलके 2 एटीपी एनर्जी जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में यही कुछ जो स्टेप्स थे या मेथड्स थे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि फेट ऑफ पायरुविक एसिड। फेट यानी कि भाग्य क्या है पायरुविक एसिड का, यानी कि वो अपने किन किन डायरेक्शन में इन्वॉल्वमेंट जो है वो शो करता है। बेसिकली जो पायरुविक एसिड है पायरुवेट है वो 2 डायरेक्शन में अपने इन्वॉल्वमेंट जो है वो शो करता है। एक होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करता है तो फर्मेंटेशन प्रोसेस चलती है। फर्मेंटेशन बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एक होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन चलती है उसमें क्या होता है जो NADH होता है वो ट्रांसफ़र करता है अपने इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली, किसको ट्रांसफ़र करता है लैक्टेट को। ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टेट जो है वो जनरेट होता है एज अ बाई प्रोडक्ट और इसमें NADH जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है पायरुवेट को डायरेक्टली। ठीक है, दूसरा होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में NADH जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है डेरिवेटिव ऑफ पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट के डेरिवेटिव को, और इसमें बाई प्रोडक्ट जो है वो जनरेशन होती है इथेनॉल की। ठीक है, तो हमें मिलता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन।
तो ये दो था। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होमोलैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक होता है हिट्रोलैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। होमोलैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में तो जो NADH होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र करता है पायरुवेट को, ठीक है, पायरुवेट को ट्रांसफ़र करेगा, और जो दोनों पायरुवेट होते हैं वो जनरेट करते हैं लैक्टेट को एज ए बाई प्रोडक्ट। लेकिन जो हिड्रोलैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में होता है उसमें NADH अपने इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफ़र करता है पायरुवेट को, लेकिन एक पायरुवेट जो होता है वो जनरेट करता है लैक्टेट को एज ए बाई प्रोडक्ट, और दूसरा जो पायरुवेट है वो जनरेट करता है एसिड या फिर अल्कोहल को एज ए बाई प्रोडक्ट। तो ये होता है हिड्रोलैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और होमोलैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में डिफरेंस। अब जो इसका दूसरी जो डायरेक्शन में चलता है ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब जो पायरुवेट है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, वो कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है वो 2 कार्बन कंपाउंड होता है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए फर्दर कन्वर्ट होएगा सिट्रिक एसिड में, लेकिन वो अकेला कन्वर्ट नहीं हो सकता सिट्रिक एसिड में, क्योंकि जो सिट्रिक एसिड होता है वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है, और जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है वो 2 कार्बन कंपाउंड होता है। तो वो जो एक क्रैब साइकिल चलती है उसका जो लास्ट स्टेप होता है ऑक्सैलो एसीटेट, वो 4 कार्बन कंपाउंड है, और जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो 2 कार्बन कंपाउंड है। तो इन दोनों में कंडेंसेशन प्रोसेस चलती है, कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वाटर रिलीज होता है, वाटर एज अ साइड प्रोडक्ट जो है रिलीज होता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए और जो ऑक्सैलो एसीटेट है इनमें कंडेंसेशन प्रोसेस चलती है, जिसमें ये कन्वर्ट होता है सिट्रिक एसिड में, ठीक है, सिट्रिक एसिड जो कि 6 कार्बन कंपाउंड होता है। और क्रैब साइकिल का नाम जो है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए भी पड़ा है क्योंकि सिट्रिक एसिड में 3 जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इसलिए क्रैब साइकिल का नाम जो है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी है, जो कि ओकर होती है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। अब हम क्रैब साइकिल के बारे में पूरा उसका पढ़ेंगे, वो साइकिल कैसे चलती है, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स या कोएंजाइम कोफैक्टर जो है वो यूज़ होते हैं। अब हम देखेंगे क्रैब साइकिल में सबसे पहले पायरुवेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है। पायरुवेट जो होता है वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में जो कि 2 कार्बन कंपाउंड होता है। यहाँ से मतलब पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड, फिर वो कन्वर्ट होएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम TPP लिपोइक एसिड या पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, और मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर इस स्टेप में जो है वो यूज़ होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन कंपाउंड होता है, और इस साइकिल का जो लास्ट स्टेप होता है ऑक्सैलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन कंपाउंड होता है। ये दोनों में जो है कंडेंसेशन प्रोसेस चलती है और वाटर जो है वहाँ से रिलीज़ होता है एज अ साइड प्रोडक्ट। इन दोनों से फिर हमें जो वो मिलता है प्रोडक्ट वो होता है सिट्रेट। फर्दर जो सिट्रेट होता है वो कन्वर्ट होता है एकोनिटेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोनिटीज, ठीक है। फिर एकोनिसिस एकोनिटेट, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोनिटीज। आइसोसिट्रेट फर्दर कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट में। अल्फा कीटोग्लूट्रेट फर्दर कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए फर्दर जो है वो कन्वर्ट होता है फ्यूमेरेट में, सक्सिनेट में। सक्सिनेट जो होता है वो फर्दर कन्वर्ट होता है फ्यूमेरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। फ्यूमेरेट फर्दर कन्वर्ट होता है मैलेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, और जो मैलेट होता है वो फर्दर कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये और फिर ऑक्सैलो एसीटेट फिर फर्दर मिलेगा उससे और फिर वो सिट्रेट की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो साइकिल है ये ऐसे ही चलती है, इसमें डिफरेंट एंजाइम को एंजाइम का यूज़ हुआ है। और यहाँ पे एनर्जी GTP 1 GTP जो होता है वो 1 ATP के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी सिंथेसाइज और यूटिलाइज होती है। अब जो इसमें एक जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसको हम ब्रीथ आउट करते हैं। अल्फा कीटो आइसोसिट्रेट से जो अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनता है वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्रोड्यूस होती है और उसको हम ब्रीथ आउट करते हैं। और जो एनर्जी देखी थी हमने 1 GTP इक्वल होता है 1 ATP के, और 1 FADH2 इक्वल होता है 2 ATP के, और 1 NADH जो होता है एनर्जी वो इक्वल होती है 3 ATP के, ठीक है। तो यहाँ से मतलब ऐसे ही ये क्रैब साइकिल जो है वो चलती है। अब हम ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस पढ़ चुके हैं, इसकी फर्स्ट स्टेप।
इसके जो सेकंड स्टेप है एनर्जी प्रोडक्शन की क्रैब्स साइकिल, जिसको ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन भी बोला जाता है, जो कि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, हमने वो भी पढ़ ली है। अब हम इसकी जो थर्ड स्टेप होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही होकर होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें देखते हैं दो प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और केमियोस्मोसिस। तो अब हम उसके बारे में देखते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इज द प्रोसेस इन विच एटीपी गेट सिंथेसाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ATP gets synthesized due to transfer of electron which are produced by the oxidation of NADH or FADH2, and these electrons are finally being taken by the oxygen in presence of H positive ion to give the oxygen। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता है NADH और FADH2 का। इनके ऑक्सीडेशन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से जो ATP है वो प्रोड्यूस होती है। ये जो प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी या मैट्रिक्स होती हैं, जो कि क्रेब्स साइकिल में हमने देखा था। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है, जितनी भी अपनी मेम्ब्रेन होती हैं वो फास्फोलिपिड बाइलेयर होती हैं। उनको बाइलेयर क्यों बोला जाता है, क्योंकि उनमें दो लेयर प्रेजेंट होती हैं, एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। आउटर लेयर जो कि पेरिफेरी पे होती है, इनर लेयर जो कि इंटीरियर पार्ट पे होती है। ठीक है, इंटीग्रल जो आउटर लेयर होती है उसको हम डिनोट करते हैं सर्कल से। ठीक है, और आउटर पार्ट को क्या बोला जाता है, पोलर हेड बोला जाता है, उसको सर्कल से डिनोट करेंगे। और जो इनर पार्ट होता है, जो दो लेयर के बीच में इनर पार्ट होता है, उसको बोलते हैं नॉन पोलर टेल। ठीक है, जो इंटीरियर में होती है, तो इसलिए इसको बाइलेयर बोला जाता है, क्योंकि इसमें टू लेयर होती है। ठीक है, अब हम इसमें हमारे प्रोटीन्स होते हैं डिफरेंट टाइप के जो प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट मैनर में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के ऊपर। कुछ सम प्रोटीन होते हैं दैट इज पास फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, जिनको टनल प्रोटीन बोलते हैं। सम अदर प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इनर पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन, जिनको इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। एंड सम प्रोटीन दैट पासिस फ्रॉम द पेरिफ्री, जिनको पेरिफेरल प्रोटीन बोला जाता है। ये तीन टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर के ऊपर। प्रोटीन्स जो हैं, हम सिर्फ उन्हीं प्रोटीन्स का जिक्र करेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। क्यों, क्योंकि हमने ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, NADH और FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है। उनका ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वहाँ से, तो उनके ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का जो लॉस हुआ है उनको एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होनी चाहिए। तो हमारी जो फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो 5 इन नंबर होते हैं, यानी कि 5 कॉम्प्लेक्स हैं, जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ उन्हीं प्रोटीन्स का यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो हमारे जो प्रोटीन होते हैं वो हमारी जो फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। पहले प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जो कि ओवल शेप का होता है, जिसका नाम होता है उबिक्विनोन ऑक्सीडोरिडक्टेज। तो ऐसे ही हमारे जो 5 जो कॉम्प्लेक्स हैं प्रोटीन हैं वो ऐसे प्रेजेंट होते हैं। अब हम उन्हें देखते हैं। अब हमारा क्या है कि इसमें जो उबिक्विनोन ऑक्सीडोरिडक्टेज होता है इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज, FMN फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और 8 जो होते हैं वो आयरन सल्फर क्लस्टर जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको मतलब कैसे करते हैं आगे। तो NADH होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। हमने अभी तक देखा था, क्रेब्स साइकिल में देखा था, उसमें ग्लाइकोलिसिस में देखा था कि 1 ATP जो है, 1 NADH किसके इक्वल है, 3 ATP के इक्वल है। 1 GTP 1 ATP के इक्वल था, 1 FADH2 1 2 ATP के इक्वल था। तो ऐसे ही 1 NADH जो था वो 3 ATP के इक्वल था। तो अभी हम उसी को मतलब प्रूव करेंगे, तो वो कैसे था। तो यहाँ पे NADH का ऑक्सीडेशन होता है, तो उसमें क्या होएगा, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होएगा। तो NAD पॉजिटिव प्लस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा यहाँ से। ठीक है, प्लस में 2 हाइड्रोजन भी है।
वो जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हुए हैं NADH के ऑक्सीडेशन से, अब उनको लेगा कौन, उनको लेगा ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है वो, ठीक है। उसको हम डिनोट करते हैं Q से भी, उसको उबिक्विनोन नाम भी है, Q से भी डिनोट करते हैं। अब वो जाएंगे कैसे, तो सबसे पहले वो पास होंगे FMN के पास, 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, ठीक है, फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड, वहाँ से वो पास होंगे आयरन सल्फर क्लस्टर के पास, फिर वो दूसरे वाले के पास, तो ऐसे करके फिर वो क्यू के पास हम उनको पास कर देंगे फर्दर, ठीक है। क्यू हमारा जो है वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1 था, वो जब रिएक्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा QH2 जो कि हाइड्रोक्विनोन होता है। तो यहाँ से हमें ये मिल गया, ठीक है। जो अब ये क्यू है हमारा, यहाँ पे जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1 है ना, वो फर्स्ट एंट्री पॉइंट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के लिए। NADH जो है वो फर्स्ट एंट्री पॉइंट यहाँ से हो गया। ऐसे ही हम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 2 की बात करते हैं जो कि मतलब ओवल शेप में इसके आगे है, ठीक है। अब उसका नाम देखेंगे हम और उसके बारे में अब हम देखते हैं कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो 2 है उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1 जो था वो हमारा फर्स्ट एंट्री पॉइंट था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए, जिसमें NADH का ऑक्सीडेशन हुआ था। अब ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 2 है जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, इसकी लेयर पे भी क्यू प्रेजेंट है, जो कोएंजाइम क्यू है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 2 है वो, तो यहाँ पे इसमें हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे FADH2 का। यहाँ पे इसका नाम सक्सिनेट है, तो हमने क्रेब्स साइकिल में देखा था कि जो सक्सिनेट है वो कन्वर्ट हुआ था फ्यूमेरेट में, वहाँ पे जो FADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ था, 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो लॉस हुए थे, FAD पॉजिटिव बना था, तो उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो FADH2 के ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिल रहा है, FAD पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है वो उनको एक्सेप्ट करेगा कौन, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 2 पे ही जो कोएंजाइम क्यू है वो। तो कोएंजाइम जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 2 है उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें डिफरेंट आयरन सल्फर क्लस्टर प्रेजेंट है, FeS क्लस्टर, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन है FADH2 के थ्रू जो लॉस हुए हैं वो जाएंगे आयरन सल्फर क्लस्टर के पास फर्स्ट, फिर वो डिफरेंट दूसरे आयरन सल्फर क्लस्टर के पास, फिर वो पास होंगे, हम पास करेंगे उनको कोएंजाइम क्यू के पास साथ में, ठीक है। तो कोएंजाइम क्यू जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास पहुंच जाएंगे, फिर वहाँ पे प्रेजेंट होगा H पॉजिटिव, ठीक है। फिर वो क्या बन जाएगा QH2 हाइड्रोक्विनोन, जैसे कि फर्स्ट वाले में बना था, ठीक है। तो ये सेकंड एंट्री पॉइंट होता है, इसमें FADH2 होता है, उसमें फर्स्ट एंट्री पॉइंट में NADH था। तो ऐसे ही अब हम बात करेंगे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 की, इनके सबके डिफरेंट नेम्स हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 की, जिसका प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 जिसका नाम होता है साइटोक्रोम C, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1 और जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से जो हमारा QH2 जो बना था ना प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1 और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 2 से, तो वो QH2 हमारा मोबाइल प्रोटीन होता है। अब इसमें जो साइटोक्रोम C रिडक्टेज जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है इसका नाम होता है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें साइटोक्रोम C1 होता है, साइटोक्रोम B और डिफरेंट आयरन क्लस्टर होते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन रिड्यूस्ड फॉर्म आएगी साइटोक्रोम B की, ऐसे ही साइटोक्रोम C1 की रिड्यूस्ड और ऑक्सीडेशन फॉर्म आएगी, ठीक है। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, वो कैसे, यही तो इसकी डेफिनेशन है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन की, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। अब जो QH2 हाइड्रोक्विनोन बना था प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1 और 2 से, वो फर्दर डिसोशिएट हो जाएगा, वो बना था Q से कोएंजाइम Q प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में हाइड्रोजन से, तो फर्दर डिसोशिएट होकर 2 इलेक्ट्रॉन का जो है वो लॉस कर देगा। अब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है वो, उसमें भी जो साइटोक्रोम B है उसमें वो जो है उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जो साइटोक्रोम B है वो 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B के पास चले जाएंगे, वो फर्दर उसके रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाएंगे, वहाँ से फिर वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस रिलीज हो जाएंगी। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको फर्दर कौन एक्सेप्ट करा, साइटोक्रोम C1, वहाँ से फिर उसके रिड्यूस फॉर्म में आ जाएंगे और वहाँ से फिर वो ऑक्सीडेशन होएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का जो है रिलीज़ कर देंगे, लॉस हो जाएगा। तो ऐसे ही ये फर्दर प्रोसेस जो है वो चल रही है, और ये जो है वो थर्ड एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है। तो अब हम साइटोक्रोम
सी रिडक्टेज के बारे में हमने देख लिया है। अब हम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के बारे में देखेंगे। जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से जो मोबाइल प्रोटीन निकलेगा वो है साइटोक्रोम C1। उसके पास लास्ट में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आए थे साइटोक्रोम A के पास, ठीक है, सी के पास। जो साइटोक्रोम सी था वो अब अपने 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, अब वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेगा तो वो किसको देगा, वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में आएगा। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में जो है उसके डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, ठीक है, टर्मिनल ऑक्सीडेज और साइटोक्रोम ए और A3 एंजाइम। ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, साइटोक्रोम ए है, साइटोक्रोम A3 है, या फिर इसमें डिफरेंट आयरन क्लस्टर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब जो साइटोक्रोम सी था जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मोबाइल प्रोटीन है, वो घूमेगा अपने इलेक्ट्रॉन देगा, वो साइटोक्रोम ए को देगा, ठीक है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। वो फिर फर्दर रिड्यूस फॉर्म में चले जाएंगे, ठीक है, साइटोक्रोम ए के रिड्यूस फॉर्म में, और वो जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन फिर से लॉस कर देगा ऑक्सीडाइज फॉर्म में आने के लिए। जो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज फॉर्म में आए हैं साइटोक्रोम ए के पास, वो साइटोक्रोम जो है सी के पास A3 के पास चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फर्दर वहाँ पे कन्वर्ट कर देगा, वो फिर उस ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाएगा। तो ये फर्दर क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब क्या देख रहे हैं हम कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई लॉस कर रहा है, कोई एक्सेप्ट कर रहा है रिलीज, ठीक है, कोई गेन कर रहा है, कोई लॉस कर रहा है। तो यही तो हमने पढ़ना था कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में कि इलेक्ट्रॉन का जो है वो ट्रांसफ़र होएगा, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा फिर, और वहीं से ATP की जो है वो फॉर्मेशन होएगी, ठीक है। तो अब हमने प्रोटीन 1 2 3 4 4 कॉम्प्लेक्स देख लिए हैं। अब हम देखते हैं आगे 5। और यहाँ से जो फाइनली साइटोक्रोम A3 के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं लास्ट में, तो वो अब कौन लेगा, उनका ट्रांसफ़र कहाँ पे होएगा, तो वो दीज 2 इलेक्ट्रॉन आर, जो आए थे वो 2 इलेक्ट्रॉन, so these electrons are finally being taken by oxygen in the presence of H positive ion to give the water molecule। वो जो साइटोक्रोम A3 से जो इलेक्ट्रॉन आए थे वो ऑक्सीजन जो है कन्वर्ट कर लेगा, लास्ट में ऑक्सीजन ही है। ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1 से 1 2 3 4 तक जो था, यहीं तक हमारी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो होती है, ठीक है। यहीं से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र 1 और 2 से शुरू हुआ था, और यहाँ पे लास्ट में जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 4 है वहाँ से जो है ऑक्सीजन जो है उन प्रोटीन को ले लेता है लास्ट में H पॉजिटिव आयन के प्रेजेंस में, और यहाँ से हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो बन जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 5 की, जिसको हम बोलते हैं ATP सिंथेस भी बोला जाता है जिसको, या फिर इसको बोलते हैं हम ऑक्सीसोम। इसमें क्या होता है, इसमें F1 जो है वो हेड होता है, ठीक है, फिर स्टोक होती है जो नेक को बोलते हैं, इसमें फिर F0 एक पार्ट होता है जो बेस होता है, ठीक है। F0 एक इंटीग्रल प्रोटीन होता है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, दैट फॉर्म चैनल, जहाँ से क्या होता है H पॉजिटिव जो है वो इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके और फिर F1 को क्रॉस करता है, और ATP की जो होती है वो फॉर्मेशन होती है यहाँ से। अब जो H पॉजिटिव आयन है जो क्रॉस करेगा F1 को, F0 को और स्टोक को, ठीक है। तो H पॉजिटिव आयन जब क्रॉस कर रहा है बेस को, स्टोक को और हेड को, तो वहाँ से एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ होती है। तो एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ ADP और PI, जो कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है। तो वहाँ से जो है वो ATP की सिंथेसिस होती है। तो हम शुरू से यही देख रहे थे कि जो 1 ATP होता है वो 1 NADH 3 ATP के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम उसकी फॉर्मेशन ही कर रहे थे। तो अभी हमने देख लिया है, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 5 था। 1 to 4 हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू वो हमने पढ़े थे। अब हम देखते हैं कि हमारी जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, हमने 2 टाइप थे इसके, एक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एक होता है केमियोस्मोसिस, जो ऑक्सीडेशन टेटिव फॉस्फोराइलेशन के होते हैं। तो हमने प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से लेकर जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 तक हमने पढ़ा है। अभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ था, तो यहाँ तक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और उसके बाद होता है जो 5th स्टेप था प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 5, वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे ATP की सिंथेसिस हुई थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए थे, तो वो होता है केमियोस्मोसिस प्रोसेस। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। वैसे तो हमने ब्रीफ में पढ़ ही लिया है, लेकिन अब एक बार देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या था, ये एक मेटाबॉलिक
तो मेटाबॉलिक पाथवे था जो कि प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसमें ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का NADH और FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उनका ट्रांसफ़र होता है वन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कैरियर से अनदर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कैरियर में, और जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको लेने के लिए ऑक्सीजन होता है जो उनको पिकअप करता है लास्ट में इलेक्ट्रॉन, और साथ में वो प्रोटॉन पार्ट हाइड्रोजन को, तो यहाँ से वाटर की जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है। तो यही था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अब हम देखते हैं केमियोस्मोसिस की डेफिनेशन को। तो केमियोस्मोसिस प्रोसेस थी द प्रोसेस इन विच द एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज कैप्चर्ड ड्यू टू प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड देन यूज टू फॉर्म ATP। तो यहाँ से जो है वो ऐसे ATP की जो है सिंथेसिस हुई थी, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे जब H पॉजिटिव आयन जो है वो बीच से आ रहा था F0 स्ट्रोक और F1 से, तो वहाँ से ATP की जो है सिंथेसिस हुई थी। तो ये था हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में, ठीक है। तो हम इसको ब्रीफ में पढ़ चुके हैं। अब इसके जो डिफरेंट 4 स्टेप्स हैं उनकी हम हेडिंग देख लेते हैं, उनके बारे में हम पढ़ तो चुके हैं। तो डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय NADH और FADH2, हमने देखा था कि NADH और FADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ था, जिनसे फिर इलेक्ट्रॉन का यहाँ से मतलब ट्रांसफ़र हुआ था, फिर इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट उसने एक्सेप्ट किए थे। फिर नेक्स्ट स्टेप में था इलेक्ट्रॉन की जो है वो पंपिंग हुई, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ था और प्रोटॉन की पंपिंग हुई थी। फिर नेक्स्ट में हमने मतलब हम इनके बारे में ब्रीफ में देख चुके थे, और इसके बाद हमने देखा था स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर की फोर्थ जो स्टेप में था कि प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 था, उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो ऑक्सीजन ने ले लिए थे और H पॉजिटिव प्रोटॉन पार्ट था, वहाँ से हमारा जो वाटर है वो वाटर प्रोडक्शन स्टेप बन गई थी। और उसके बाद ATP की फोर्थ स्टेप में फाइनल में ATP की सिंथेसिस हुई थी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज हुई थी। तो ये थी हमारी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। आई होप समझ आ गई होगी।